नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें या फाइलिंग ऑफ रिटर्न का आपका चैप्टर है। काफ़ी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें इसके अंदर नहीं है। डेट्स हैं, फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं और बड़ी इजीली आपको याद रह भी जाएंगे। यहाँ सेक्शन नंबर 37 से लेकर सेक्शन नंबर 48 तक आपके लिए आते हैं। थोड़ा सा बता पाओगे किसमें क्या आता है? हाँ सर बता देंगे हम। बिना देखे बताओ तो बात समझें। सेक्शन 37 में क्या आता है सर? GSTR 1 आता है जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न हमारी जाती हैं। 38 में क्या आता है? GSTR 2B आता है जो पोर्टल से ऑटो जनरेट होकर हमारे पास स्टेटमेंट आता है ना रेसिपिएंट के पास में, उसकी बात करता है। 39 क्या है? वेरियस काइंड्स ऑफ रिटर्न, जैसे कि अपना 3B हो गया, है ना, रेगुलर स्कीम वाले की रिटर्न हो गई, कॉम्पोजिशन वाले की रिटर्न होगी, GSTR 4 एंड ऑल, जितने भी रिटर्न है आपके सब यहाँ पर हैं। 40 में क्या है? 40 में है फर्स्ट रिटर्न, पहली रिटर्न, प्री RC पीरियड की रिटर्न। 41 में क्या है? अवेलमेंट ऑफ ITC, आजा मेरे राजा ITC को अवेल कर लेते हैं। 42 और 43 खत्म हो चुके हैं। 44 और 45 इकट्ठे हैं। 44 में आती है एनुअल रिटर्न और 45 के अंदर आती है आपकी फाइनल रिटर्न। 46, 47, 48 ये इकट्ठे हैं। 46 के अंदर होता है अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं करी है तो उसका नोटिस। 47 में लेट फी की बात करते हैं और 48 के अंदर GST प्रैक्टिशनर की चर्चा करी जाती है। ऐसी वाली बात हमने यहाँ पर देखी है। जहाँ तक सवाल है वेरियस काइंड्स ऑफ फॉर्म्स का, तो उनमें क्या रोल है? एक आता है अपना GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट। GSTR 2 और GSTR 3 ये दोनों अपने खत्म किए जा चुके हैं। एक आता GSTR 3B करके आता है, तो इसमें हमारी जो रिटर्न है वो यहाँ पे जाती है और जो 2B है वो हमें फाइल नहीं करना होता, वो तो पोर्टल से रेसिपिएंट को मिलता है 2B। GSTR 4 कॉम्पोजिट डीलर की रिटर्न इसी फॉर्म में जाती है। GST CMP 08 करके, इसमें क्वार्टरली स्टेटमेंट जाता है कॉम्पोजिशन डीलर का। GSTR 5 NRTP की रिटर्न। GSTR 6 इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए नहीं है, फाइनल वालों के लिए है। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न इसी में जाती है। GSTR 7 के अंदर TDS की रिटर्न, GSTR 8 के अंदर TCS की रिटर्न और GSTR 9 के अंदर जाती है आपकी एनुअल रिटर्न। 9A के अंदर एनुअल रिटर्न जाती है जो कॉम्पोजिशन स्कीम को लेकर बैठे हैं और GSTR 9B में हम लोग बात करते हैं TCS के स्टेटमेंट की और 9C के अंदर बात करते हैं एनुअल रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एंड उसके बाद GSTR 10 फाइनल रिटर्न का फॉर्म है और GSTR 11 ये UIN होल्डर जो होते हैं उनके लिए रिटर्न की बात करके चलता है, जो एम्बेसी वगैरह हैं वहाँ पर बात करी जाती है। तो ये तो रहे आपके लिए सेक्शंस और जो फॉर्म हैं उनकी यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद आगे क्या, आइए यहाँ पर हम जानते हैं सिस्टम तो अपना चलता है ही है। हाँ सर ठीक है, ये सप्लायर है, इधर रेसिपिएंट होता है, यहाँ पर सप्लाई कर दी जाती है, ओके, और यहाँ ड्यू डेट GSTR 1 11th को फाइल कर दिया जाएगा और इधर से GSTR 2B की बात हम लोग करके चलते हैं और फिर यहाँ पर आकर 3B फाइल कर दिया जाता है। ये प्रोसेस अपना चलता है। इसी के चलते मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए बनाया है, आपको पसंद आएगा। देखिए हमने शुरुआत कैसे करी है इसकी। पर्सन रजिस्टर्ड एज, पहली बात तो वी आर टॉकिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। एक रजिस्टर्ड पर्सन ही हिसाब देने के लिए बाध्य होता है। रजिस्टर्ड पर्सन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने। क्या आप टैक्स पेयर हो, क्या आप रिफंड क्लेमर हो, या आप एसटीसी वाले अदर्स हो। अगर आप टैक्स पेयर हो तो किस कैटेगरी वाले हो? क्या आप में कुछ परमानेंसी का कैरेक्टर है या चलते फिरते हो? अगर आप में परमानेंसी का कैरेक्टर है तो आपने क्या ऑप्ट कर रखा है, रेगुलर स्कीम या कॉम्पोजिशन स्कीम? रेगुलर स्कीम के अंदर भी 2 बातें हैं क्या आपने उसके अंदर QRMP को ले रखा है या नॉर्मली
नहीं ले रखा है QRMP को। और दूसरा जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसका एक ही वर्जन है। रेगुलर स्कीम के दो वर्जन आ गए, एक नॉर्मल और एक QRMP। जो टेम्परेरी कैरेक्टर वाले थे चलते फिरते, उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP को मैंने यहाँ ला के रख दिया है। और जो रिफंड क्लेमर थे उसमें अपने वो UIN होल्डर जो हैं वो यहाँ पर आ ही जाते हैं। और बाकी अगर हम अदर्स की बात करें तो उसमें तीन बातें आएंगी, एक ISD, TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर। ISD वाला कॉन्सेप्ट CA इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, CA फाइनल में ये लगता है। ठीक है जी, वन बाय वन सबका देखते हैं। तो हम टैक्स पेयर के रूप में जो रजिस्टर्ड हैं, परमानेंसी का करेक्टर रखते हैं, रेगुलर स्कीम का हिस्सा है और रेगुलर के अंदर भी पहला वर्जन नॉर्मल वर्जन है, यानी कि QRMP नहीं ले रखी है। तो जरा जो मैंने चीज़ें ढक रखी हैं उनको जरा बताइए। मैं हर एक के संबंध में आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूँ। स्टेटमेंट क्या जाएगा, पेमेंट कैसे होगी, पीरियोडिक रिटर्न का क्या है, और आखिर में 2 क्वेश्चन है एनुअल रिटर्न और आपका ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इनका क्या सीन रहेगा। 3 क्वेश्चन एक सेगमेंट के हैं और बाकी 3 क्वेश्चन ये एनुअल फ्रीक्वेंसी वाले हैं। ठीक है, यस सर। तो स्टेटमेंट जाता है नॉर्मल वाले का GSTR 1 में जाता है। ड्यू डेट क्या है सबको पता है सर, ये 11th तक जाता है, चलो हटा दिया मैंने, 11th तक जाता है। पेमेंट कैसे होगा, मंथली होगा, अगले महीने की 20 तारीख को होगा, चलो ठीक है, ये भी ठीक है आपका। पीरियोडिक रिटर्न क्या जाती है, हाँ जाती है, अगले महीने के 20 तक जाती है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक सवाल है एनुअल जो हमारी चीज़ें हैं, एक है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न तभी जाती है जब आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है, मतलब जिस मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो इसकी रिटर्न अगले साल के 31 दिसंबर तक जाती है। ड्यू डेट तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन ये देनी तभी होती है जब आपका इस कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ के पार हो तो देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। आगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये इसका भी गुरु है। ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको तब देना होता है जब आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर जा रहा होता है, अदरवाइज ये आपको नहीं देना होता है। ये इनके भी गुरु निकले। ड्यू डेट दोनों की सेम है, अगले फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर, राइट बेबी, यस सर। आइए अब रेगुलर स्कीम के अंदर जो QRMP वर्जन है उसकी बात करते हैं। जरा बताइए यहां पर क्या क्या आएगा। स्टेटमेंट जो GSTR 1 की हम बात कर रहे हैं, QRMP की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से। तो इसमें जो GSTR 1 या IFF की जो सुविधा है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये जाता तो अपना मंथली या क्वार्टरली, जैसे आपकी चॉइस है। और ड्यू डेट क्या रहती है इसकी, सर ड्यू डेट रहेगी अगले महीने की 13 तारीख। ठीक है जी, 13th यहाँ पर आ जाती है। अगर आपने गलती करी है तो आप इसे मार्क जरूर कर लीजिएगा कि ये आपकी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। पेमेंट कब तक होता है इनका, सर पेमेंट के लिए डेट है, यहाँ भी आप गलती करने के चांसेस हैं, आप शायद 20 बोलोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पेमेंट की डेट्स जो निकल के आ रही हैं भाई साहब, वो क्या रही है, अगले महीने की 25 तारीख। यहाँ भी शायद आपने गलती करी तो आप इसे मार्क कीजिएगा, अगले महीने की 25 तारीख मंथली पेमेंट होगा, अगले महीने की 25 तक होगा। ठीक है जी। पीरियोडिक रिटर्न, यहाँ भी शायद आप गलती कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की रिटर्न्स हैं। एक अगले महीने अगले क्वार्टरली जाती है रिटर्न, तो क्वार्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो महीना आएगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप्रैल में 22 अप्रैल और 24 अप्रैल, डिपेंड अपॉन कि आप इंडिया के किस हिस्से से हैं। तो 22 और 24, यहाँ भी अगर आपने गलती करी है तो इसे भी आप जरूर जरूर मार्क करिएगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस यहाँ पर बनते थे। एनुअल रिटर्न क्या QRMP वालों को देनी होती है, ओ ये बेबे, अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। GSTR 9 की हम बात कर लेंगे। और ड्यू डेट तो करवाई रहेगी सबके लिए, ऑब्वियस ही बात है। और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हाँ, अगर आपका कंसर्न फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर गया तो आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ड्यू डेट सबको पता ही है, ठीक या। तो रेगुलर स्कीम के दोनों वर्जन के अंदर ये एनुअल स्टेटमेंट, रिटर्न या और स्टेटमेंट, ये दोनों देने होते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आकर। यहाँ जो स्टेटमेंट जाता है वो GSTR 1 नहीं जाता, GST CMP 08 करके जाता है। और इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है, सर क्वार्टर खत्म होने के बाद जो 18 तारीख आएगी वो है। आई थिंक ये आपने सही जवाब दिया है। उसके बाद पेमेंट का क्या सीन रहेगा, सर जिस डेट पर स्टेटमेंट जा रहा है साथ में पेमेंट ही होता है, 18 तारीख, ये भी आपका सही जवाब है। पीरियोडिक रिटर्न की बात करते हैं हम आपसे, तो इसकी रिटर्न जाती है आपकी एनुअली। यो बेबे, रिटर्न जाती है इसकी एनुअली। साल खत्म होने के बाद जो 30 अप्रैल आता है ना,
30 अप्रैल द लास्ट डेट। तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद आपने गलती यहाँ पर कर दी हो, भूल भाल गए हो आप, भूलना व्यक्ति का स्वभाव है, तो ये 30th को ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कॉम्पोजिट डीलर को भी एनुअल रिटर्न वगैरह देनी पड़ती है? हाँ सर, देनी पड़ती है बिल्कुल, और ड्यू डेट वही रहेगी, लेकिन फॉर्म इनका चेंज हो जाता है। ये फॉर्म यहाँ पर 9A हो जाता है, माइंडेड। बट सर ये कॉम्पोजिशन वाले तो, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है अपना, तो सर इसमें तो हमें पता है कि यार ये वो लोग थे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहता है। हाँ बाबू, 1.5 करोड़ तक रहता है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर रहा है तो 1.5 करोड़ के बाद रेगुलर में आ जाता है। लेकिन इस साल में कॉम्पोजिशन स्कीम में तो रहा था ना, द आंसर इज यस। तो भले इसका 6 करोड़ पहुंच जाए, ये तो देना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते कॉम्पोजिशन वाला को ये देना नहीं है। 5 करोड़ से जा सकता है, 5 करोड़ से ऊपर भी वो ठीक है, लेकिन 1.5 करोड़ के बाद एक कंपोजिशन खत्म हो जाती है उसकी। उसके बाद अब आते हैं जरा यहां पर, तो ये हो गए जो परमानेंसी करेक्टर रखते थे, स्थायी हैं, उनसे हमने बात कर ली है। अब जो टेम्परेरी वाले हैं, एक छोटी सी बात बताइएगा, क्या इन झंडू बाम से हम वो लेंगे एनुअल रिटर्न या रिकंसिलेशन मांगेंगे इनसे? अरे इनसे रिटर्न दे रहे हैं पीरियडिकली, ये काफ़ी है इनके लिए। तो यहाँ पर आकर पहले बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से। मन में हैरानी हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है। इसको नॉर्मली GSTR 1 और 3B फाइल करना होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नॉर्मल तरीके से GSTR 1 और अपने जो 3B हैं वो फाइल करने होते हैं। GSTR 1 की जो तारीख आ गई अपनी 11, अगले महीने की 11 आ जाती है, और 3B की जो तारीख है वही अपनी यहाँ पर 20th आ जाती है। लेकिन ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती है। पेमेंट कब होता है इसका? सर पेमेंट होता है इसका एडवांस में होता है -5 डेज इन एडवांस। जब आप -5 डेज इन एडवांस रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो, उसी वक्त आपको नेट एस्टिमेटेड लाइबिलिटी का पेमेंट वहाँ पे करना होता है। तो ये डाल दिया, प्रीपेड मैनर में इसका पेमेंट कराया जाता है। तो ये आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, मुझे पता है। बाकी दोनों जो एनुअल स्टेटमेंट्स ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। NRTP का क्या? NRTP का क्या? आपको लगता होगा शायद जैसे इसका ट्रीटमेंट है ऐसे इसका होगा, जी नहीं। NRTP विदेशी है, ये देसी था। देसी पे फिर भी 50 बंदिशें लगा सकते हैं, विदेशी पे उतनी ज़्यादा बंदिशें लगती भी नहीं है। उसको अलग से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया कि देखो हमारे यहाँ इंडिया में GST कितना आसान है, ये समझाने के लिए कहा है कि भाई एक सिंपल सा फॉर्म भर दियो GSTR 5, और अगले महीने की 13 तक, क्या रे अगले, पहले कभी 20 हुआ करता था, अगले महीने की 13 तक आप इसे फाइल कर देना। और अगर RC एक्सपायर हो रही है तो RC एक्सपायरी की डेट पर +7 डेज और रख दे, और फिर देख विच एवर इज अर्लियर, कौन सा बनता है उस डेट पर तुझे अपनी रिटर्न यहां देनी होती है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की भांति इसे भी अपना जो पेमेंट है वो मालिक यहाँ 5 डेज इन एडवांस पर ही करना होता है। बाकी भारी भरकम जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसे यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। राइट बेबी? यस सर। उसके बाद आए और नीचे गिरते ही जा रहे हैं, स्तर गिरता ही जा रहा है। आगे आगे रिफंड क्लेमर करके जो UIN होल्डर होते हैं, क्या GSTR 1 देना है? GSTR 1 आउटपुट लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है। ये तो उल्टा मांगने जा रहे हैं, क्या अल्लाह नहीं, अल्लाह के नाम पे नहीं मांग रहे, अपना रिफंड मांगने जा रहे हैं। जो इनवर्ट सप्लाई पर एयरटेल इनसे चार्ज कर लिया था उनको रिफंड लेना होता है, और UIN नंबर भी इन्होंने इसलिए लिया था बिकॉज इन्हें आज के दिन रिफंड क्लेम करना था, तो इसके लिए इन्हें रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी। तो रिटर्न जाती है भाई, यहाँ पे आके भगवान झूठ ना बुलाए UIN होल्डर वालों की रिटर्न जाती है GSTR 11 के अंदर। ओए होए 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 होए, कहाँ गया वे? GSTR 11 के अंदर इनकी रिटर्न जाती है, और कब तक जाएगी? देखिए जो मांगने वाले हैं ना उनको सबसे पीछे लगा रखा लाइन में। अरे अभी मत आ तू भाई, 28 तारीख, अगर भूल गए हो तो याद रख लेना, 28 तारीख को सबसे बाद में भाई, पहले देने वालों को आन दे, तू तो मांगने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर आकर ISD कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता CA इंटरमीडिएट के अंदर। तो यहाँ पर रिटर्न जाती है मंथली फ्रीक्वेंसी पर जाती है, बाई 13th तक जाती है, और GSTR 6 में जो पेमेंट है वो भी 13 तक होगा, जो रिटर्न है वो भी इसकी 13 तक ही होती है, वैसे करके। TDS और TCS, सर याद दोनों के केस में पीरियोडिक जो जाता था वो GSTR 7 और 8 में जाता था, और वही अगले महीने की 10 तारीख तक ये दोनों फॉर्म जा रहे होते हैं, TDS का और ES का। TDS कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है जहाँ पर रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है और सप्लायर एक नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। TCS उधर लगता है जहां ई-कॉमर्स ऑपरेटर का चक्रव्यूह आ जाता है, उसके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, HMTR को छोड़कर, 95 वाली ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो वहां पे आके हम TCS की अपनी बात करके चलते थे। हाँ, बस एक विशेष बात यहाँ पर क्या है कि TCS के केस में एक स्टेटमेंट और जाता है, ये 9B फॉर्म में जाता है, 9B फॉर्म के अंदर जाएगा। हाउएवर इसे एनुअल रिटर्न या फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं देना, बल्कि एक एनुअल स्टेटमेंट देना होता है। अंडर सेक्शन 52 में इसकी रिक्वायरमेंट निकल के आती है।
तो इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा, जो टीडीएस टीसीएस का चैप्टर आता है वहाँ देखने को मिलता है। एनुअल फ्रीक्वेंसी पे जाएगा भाई 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट, वही जो एनुअल रिटर्न की डेट होती है उसी पे जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है, बस एनुअल स्टेटमेंट इसका नाम यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है जी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं यहां पर आकर, मुझे बताइए जो एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न है वो किन किन को देना होता है? सर उनको देना होता है जो कि अपने परमानेंट करेक्टर वाला रख के चल रहे थे, जो रेगुलर स्कीम के अंदर है, चाहे कॉम्पोजिशन हो या नॉर्मल हो, या नहीं चाहे क्यूआरएमपी हो या नॉर्मल हो, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ रहे हो, इनको देना होता है। बाकी किनको नहीं देना है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, है ना, यूआईएन होल्डर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, इन सबको ये नहीं देना होता है, ऐसी वाली बात आ जाती है। आइए इन्हीं पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात करी अलग से एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को लेकर। तो यहाँ देखते हैं, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आपको ये स्टेटमेंट देना है या नहीं देना है? सर ये स्टेटमेंट हमें नहीं देना है, नो वे बेबे। अप टू 2 करोड़ पर ये आंसर आएगा नो में, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए 2 से 5 करोड़ के बीच का मामला है तो क्या आपको देना है? 2 करोड़ से ऊपर जा रहे हो, हाँ या ना? एनुअल रिटर्न देनी है कि नहीं? हाँ सर देनी है, यस। और अगर 5 करोड़ से ऊपर है, सर 2 करोड़ से ऊपर वालों को देना, तो 5 करोड़ से ऊपर क्यों देना होगा? ऑब्वियस सी बात है, यस आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बताना जरा, आगे बताओ, ये मैं देखने दूंगा। अगर 2 करोड़ तक का है तो क्या ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा? सर कैसी बात कर रहे हो, ये 5 करोड़ से ऊपर होता है, तो ना तो यहाँ पर देना है, ना यहाँ देना, ना यहाँ देना, ये देना होगा आपका यहाँ पर आकर। लेकिन कुछ व्यक्तियों का टर्नओवर चाहे कितना भी क्यों ना हो, उनको देना ही नहीं होता। कुछ नाम तो मैंने अभी गिनवाए थे आपको, कौन कौन से? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, रिफंड क्लेमर, टीडीएस, टीसीएस, आईएसटी, इनके नाम तो गिन चुके हैं। डायग्राम बता रहा था कि इनको नहीं देना होता है। एक नाम और यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकारी स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन, ये वो फलाना ढिमका, सब कंट्रोल्स के लिए ले रही है, डॉक्यूमेंटेशन कि भाई आप ये भर के चलेंगे, ये तो अपना खुद का डिपार्टमेंट है। इससे ये ना तो एनुअल रिटर्न ली जाती है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ना तो वो एनुअल रिटर्न फाइल करेगा और ना ही उसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ देने की जरूरत है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। अगला पॉइंट आता है फर्स्ट रिटर्न और अपनी लास्ट रिटर्न के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो फर्स्ट रिटर्न का जहां तक सवाल है मालिक, तो इसमें ये निकल के आता है जीएसटीआर, ये प्री आरसी जो पीरियड हमारा होता है ना, हम उसकी बात अपनी यहाँ पे कर रहे होते हैं, प्री आरसी पीरियड की। वो कैसे कैसे निकल के आता है सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरे बात समझना। जैसे यहाँ आपका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर इधर साइड में आ जाती है, ठीक, यस सर। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आपकी आ गई है और आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, 30 डेज का आपके पास समय होता है, ठीक है। और यहाँ कहीं जाकर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये वाला जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड प्री आरसी पीरियड। ये वो पीरियड है जहां आपकी, अच्छा जो आरसी होती है ये वाली, ये आपकी आरसी इफेक्टिव होती है यहां से आकर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस पीरियड के लिए, प्री आरसी पीरियड के लिए जीएसटी तो भरना है, पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। तो इसी पीरियड के लिए हमें याद है कि हम यहां से 1 महीने के भीतर भीतर रिवाइज्ड इनवॉइस भी दिया करते थे, और इसी पीरियड के रिटर्न की बात वो करके चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी नाम की कोई रिटर्न नहीं है, और ना ही से कोई फॉर्म वगैरह प्रेस्क्राइब किया हुआ है। कहाँ देख रहे हैं? ना ही इसका कोई फॉर्म है यहाँ पर आकर। और डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, फॉर द पीरियड डेट ऑन विच लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अराइजेस टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। तो प्री आरसी पीरियड की रिटर्न की बात करी जा रही थी। अब बात करते हैं लास्ट रिटर्न की। लास्ट रिटर्न एक तो अपना नॉर्मली बात करी जा रही है आपसे। नॉर्मली जब धंधा बंद हो जाता है, आरसी कैंसिल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, और अगर एनआरटीपी का मसला है तो वहां पर क्या किया जाएगा। तो नॉर्मली देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आके ना आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ आ गया, इसका कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया जाता है। हो सकता है कि वो प्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया हो, और जो इफेक्टिव होगा कैंसिलेशन वो यहाँ से इफेक्टिव होगा, कैंसिलेशन इधर से इफेक्टिव होगा। आप मुझे बताइए, यहाँ से 3 महीने और का समय दिया जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो फाइनल वाली। फाइनल रिटर्न में जाता क्या है? फाइनल रिटर्न में आपको पता है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने देखा था कि उसमें हमें एक फाइनल लायबिलिटी, एक पे ऑफ करनी होती है, एक लायबिलिटी पे ऑफ करनी होती है। तो उसका पूरा हिसाब बना के देना होता है कि भाई हमारा कितना इनपुट बचा हुआ था, कितना उसके कंसर्न आईटीसी था, कितना कैपिटल गुड्स था, क्या लाई बची थी। तो पूरा हिसाब किताब बना कर देना होता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर हिसाब की बात कोई होगी ही नहीं। तो मैं काउंटिंग कहाँ से करके चलूँ? 3 महीने की, कि यहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये देनी है। क्या ऑर्डर तो आपका आया था यहाँ पर, बट इफेक्टिव होगा आपका इधर आके। तो सर ऑब्वियस सी बात है, विच एवर इज लेटर, तो यहीं से काउंटिंग करी जाएगी, विच एवर इज लेटर पॉइंट। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो
कि अगर मान लीजिए कैंसिलेशन ऑर्डर आपका यहाँ पर आया है और जो कैंसिलेशन है वो आपका इफेक्टिव बैक डेट से कर दिया गया है, तो क्या करेंगे, तो क्या मैं यहाँ से काउंट करूँगा, मतलब आज मान लीजिए 6 महीने बैक डेट से कैंसिल कर दिया तो पीछे से काउंट करोगे 3 महीने तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, वो लॉजिकल नहीं बनता। तो इसमें भी विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने काउंट करेंगे, उसके भीतर भीतर आपको ये देना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैंसिलेशन जो ऑर्डर है, कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के भीतर भीतर आपको अपनी रिटर्न सबमिट करनी होती है। इसका एनआरटीपी का मैंने आपको बता ही दिया है, नॉर्मली अगले महीने की 13 तारीख होती है, लेकिन अगर आपकी आरसी एक्सपायर हो रही है तो अगले महीने की जो 13 तारीख बनती है तो वो देख लो, ये 13th आपकी यहां पर बन जाती है, और आरसी मान लो आपकी इधर का एक्सपायर हो जाती है, ये 2 तारीख को आपकी आरसी एक्सपायर हो गई इस महीने में आके, इस पे 7 दिन का समय और लोड कर दीजिए, 7 दिन का समय मैंने और लोड कर दिया है, तो ये जाएगा अपना 9th आ जाएगी, ये 13th, विच एवर इज अर्लियर, भागने वाला है भाग जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ आपकी ड्यू डेट पड़ जाएगी ये 9th पड़ जाएगी। पर मान लीजिए सर अगर हमारी आरसी इसी महीने में कैंसिल हो रही होती और ये कैंसिल होती है अपनी 8 तारीख को कैंसिल हो रही थी, तो 8 + 7 दिन और जोड़ दीजिए, 15 तारीख आई, तो 15 तारीख और 13 तारीख विच एवर इज अर्लियर, फिर 13 तारीख यहाँ पर ड्यू डेट अपनी रहती। ये प्रॉब्लम सिर्फ लास्ट वाले मंथ के अंदर ही आती है। छोटी मोटी बात रखिए, नो रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन वगैरह रट्टाफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्ली, क्योंकि एनुअल रिटर्न एक संपूर्ण आहुति की तरह होता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, जो भी करना है आप उसी के अंदर कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है पेमेंट ऑफ टैक्स मैंडेटरी होता है, जब रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ पेमेंट लगाना जरूरी होता है, सोने पे सुहागा वरना बात नहीं बनेगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन सिर्फ एक है, वो है QRMP स्कीम, जहां पर पेमेंट होता है अगले क्वार्टर खत्म होने के, मतलब अगले महीने की 25 तारीख को पेमेंट होता है, लेकिन रिटर्न जाती है 22 और 24 में, 22 और 24 में रिटर्न जा रही होती है। वैसे करके नील की रिटर्न भी है, वो भी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें पता है कि रिटर्न नील की है, लेकिन अधिकारी थोड़ा ना पता है कि नील है या कुछ था, तो इसलिए नील की रिटर्न भी हमें देनी होती है। वैसी वाली बात यहां पर मालिक बोलती जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक राधे। सम अदर पॉइंट्स हैं, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, जी यहां पर एक नोटिस बन के जाता है रिटर्न डिफॉल्टर को, अगर आपने अपनी पीरियोडिक एनुअल या फाइनल, अगर आपने अपनी पीरियोडिक एनुअल या फाइनल रिटर्न सबमिट नहीं करी है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद फिर लग जाएगी लेट फीस। इसके ऊपर लेट फी क्या लगती है जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे बता रहे हैं कि भाई जो आपका है 100 रुपीज पर डे, और यहां पर है आपका ये 5,000 रुपये, ये मैक्सिमम हायर साइड्स हैं। अगर इसको शॉर्टन किया हुआ है, इसको कर दिया गया कि भाई 25 लेके चलेंगे, इसको 25 रुपये पर डे लेके चलेंगे, और अगर नील की रिटर्न है तो 10 रुपये पर डे यहां पर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड को तो छोटा कर दिया है, 25 रुपये और 10 रुपये यहां पे कर दिया है, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी इन्होंने यहां पे छोटा कर दिया है। जैसे GSTR1 के लिए लेट फी अंडर CGST, अगर इसको IGST में देख के चलोगे कंबाइंड तो ये जाएगी 500, 2000, है ना, 2500 ऐसे करके। तो ये आपकी ये जो 5000 है ना, ये भी आपकी CGST के अंदर ही है, तो ये 250 होगी, कहीं पर 1000 होगी, कहीं पर आपकी 2500 हो जाएगी, है ना, और कहीं पर ये 5000 की 5000 ही रहेगी, वैसे करके। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को न्यूट्रलाइज किया जाता है डिपेंड अपॉन द पोजीशन। तो 100 का ये तो अपर लिमिट्स हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इसके नीचे नीचे रहेंगे, है ना, 25 रुपये 10 रुपये, और यहाँ पर डिपेंड करेगा 250, 1000, 2000 ये करके यहाँ पर रहता है, वैसे करके। GSTR1 या 3B है, नील है तो 250 रहेगा 5000 की बजाय। एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक वाले हो तो ये रहेगा, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक वाले तो ये रहेगा, और 5 करोड़ से ऊपर वाले तो पूरा का पूरा फ्लैट 5000 ही रहेगा। GSTR4 में अगर नील रिटर्न है तो ये रहेगा, अदरवाइज आपका यहाँ पर ये रहेगा। GSTR4 वही कॉम्पोजिशन स्कीम वाले थे उनकी बात कर रहे हैं। 7 में जो TDS डायरेक्टर वाले थे, डिलेड फर्निशिंग है 25 रुपये पर डे फॉर डिलेड पीरियड, मैक्सिमम 1000 तक का हो सकता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई जाती है। और यहाँ पे कुछ और बता रखा है कि भाई अगर जैसे आपकी वो एनुअल रिटर्न भी एक होती है, और एनुअल रिटर्न के लिए क्या बोला जाता है, यहाँ देखेंगे नीचे आके हम लोग एनुअल रिटर्न के लिए मालिक बोलते हैं कि भाई देखिए इसमें आपका क्या है कि 100 रुपीज़ पर डे है, हाँ ठीक है सर, और 0.25% ऑफ टर्नओवर विद इन द स्टेट, टर्नओवर इन द स्टेट का 0.25% यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर भी आगे कुछ बता रखा है, वो तो अपनी लिमिट हो गई वहाँ पर आकर। ये एनुअल रिटर्न के लिए क्या बताया, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़
इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, और अगला है मोर देन 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का जा रहा है तो क्या किया जाएगा। तो यहां पर बोल रहे हैं मालिक 25 रुपए पर डे और 0.02%, हा, और यहां पर बोल रहे हैं 50 रुपए बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। ये इस तरह की बात यहां पर कर रखी है। ओके गुरुजी, लेकिन सर अगर मान लीजिए फिर 20 करोड़ से ऊपर हुआ तो, अरे भैया 20 करोड़ से ऊपर जाएगा तो जो अपना नॉर्मल ऊपर बता रखा था कि भाई वो 100 रुपीज पर डे वो आ जाएगा और 0.25% वैसे करके उसकी हम बात करके चलेंगे। तो रिलैक्सेशन दिया गया है जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए, लेट फी का प्रोविजन यहां पे बता रखा है। आगे है, क्या मैसेज के थ्रू भी रिटर्न फाइल करी जा सकती है? हाँ, मैसेज के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैसेज के थ्रू रिटर्न फाइल तभी करी जा सकती है जब आपके पास कुछ ना हो बताने के लिए। यहां नील रिटर्न का मतलब मैसेजिंग के लिए ऐसा नहीं कि जहां टैक्स लायबिलिटी जीरो, नहीं, जहां पर डिक्लेयर करने के लिए कुछ भी ना हो। नील का मतलब इस पॉइंट के लिए होगा, नील इज इक्वल टू नथिंग टू डिक्लेयर। ना इनपुट साइड में ना आउटपुट साइड में, ना कुछ ये था ना कुछ ये था, यानी कि ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन वाली पोजीशन को दर्शाता है जहां पर काम धंधा बिल्कुल ही ठप होता है, ना इनवर्ड है ना आउटवर्ड है। वरना किसी भी व्यक्ति का अगर आप देखोगे महीने का, भले या तो आउटवर्ड ना सही तो कोई परचेज वगैरह जरूर रही होगी। तो ये हालात सिर्फ हो सकते हैं लॉकडाउन वाली पोजीशंस के अंदर, और ये प्रोविजन भी आपका लॉकडाउन के अंदर ही आया था कि आप मोबाइल के थ्रू भी अपने रिटर्न सबमिट कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, वैसे करके बोल दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है बाबू मेरे यहां पर आकर जीएसटी प्रैक्टिशनर का। ये चैप्टर का दूसरा सेगमेंट यहां पर आ गया है। हम जानते हैं जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर भी हमारा टीआरपी का कॉन्सेप्ट आता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, ऐसे ही यहां पर जीएसटी प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये दरअसल जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट है और छोटे मोटे जो टैक्स पेयर लोग होते हैं उनके बीच की ये कड़ी है, क्योंकि ये छोटे मोटे जो टैक्स पेयर होते हैं ये चार्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट को तो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये जो जीएसटीपी हैं ये इनसे काम करवा लेते हैं। 200, 250, 300 रुपये में काम हो जाता है, आसानी से काम हो जाता है। रिटर्न फाइलिंग करना, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, है ना, खंबे पे आपने पिलर्स वगैरह जो मेट्रो के पिलर्स पर लिखा देखा हुआ कि 200 रुपये में रिटर्न भरवाएं, तो यहाँ से अपना लाइक रजिस्ट्रेशन करना, रिफंड के लिए एप्लीकेशन देना एंड ऑल जितने भी कम्युनिकेशंस हैं उन सब के लिए ये यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो जब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो भी काम कर रहा है वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, आपका डीएससी यूज़ कर रहा है। कल को इसने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो पेनल्टी इस पर नहीं आप पर ही लगाई जाएगी, जो क्लाइंट है उसी मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरी बात, ये जो भी फाइल करता है जीएसटी पोर्टल पे जाके, जीएसटी पोर्टल आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं मांगता, वो ये मान के चलता है कि आपको सब कुछ पता है तभी ये आपके लिए फाइल कर रहा है। लेकिन अगर ये रिफंड की एप्लीकेशन आपके लिए फाइल कर रहा है जीएसटीपी, तो वैसे वाले केस में पहले आपको अप्रूवल देनी पड़ेगी कि यस यू आर क्लेमिंग द रिफंड, ओनली आफ्टर दैट आपकी एप्लीकेशन पे काम किया जाएगा। कितनी चालू पड़ रही है सरकार ना, देना है तो दे जा, लेना है तो पहले मुझसे पूछेंगे क्या तुम नहीं मांगा है, कहीं ये तो नहीं कुछ और कर रहा हो कुछ मामला, हाँ तुम नहीं मांगा, और जब तक मैं ओके नहीं करूंगा तब तक एप्लीकेशन पेंडिंग ठंडे बस्ते में ही पड़ी रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये भी करना है हमें, और वो अप्रूव ही नहीं हो पाती एप्लीकेशन और चलता रहता है। तो वाई जीएसटीपी, जीएसटीपी कंसेप्ट आया ही क्यों है? जीएसटी एक नया लॉ है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, छोटे व्यापारी को ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो वैसे वाले केस में ये हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करके चलते हैं। जीएसटी एक नया लॉ है, बाउंड्रीज वेरियस डाउट्स इन द माइंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, तो जीएसटीपी असिस्ट करता है टैक्स पेयर को इन जीएसटी कंप्लायंसेस। वर्क प्रोफाइल क्या है? वही दूध ब्रेड अंडे ले आना, नहीं वो सब नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न फाइल करना, कंपोजिशन स्कीम, पेमेंट ऑफ रिफंड्स, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन के जाना, मैं बन के जाना है, फर्निश करता है इन्फॉर्मेशन ई बिल वगैरह लाइक दैट। प्लीज नोट, जो अल्टीमेट जिम्मेदारी है वो रजिस्टर्ड पर्सन की ही होगी, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये प्रोसेस बता रखा है रूल्स के अंदर कि भाई कैसे कैसे आप इसको अपॉइंट करते हो, कैसे होता है। टैक्स पेयर ऑथराइज करेगा जीएसटीपी को पीसीटी 05 फॉर्म के अंदर जाकर, फिर हालांकि प्रोसेस आपके लिए रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन बाय जीएसटीपी एग्जाम, हम जानते हैं कि ये जो कंप्लायंसेस होते हैं एक टेक्निकल पार्ट होता है, ठीक, तो इसमें हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि भाई इस जीएसटीपी को एम ही किसी को भी उठा के जीएसटीपी यहां पर बना दिया जाए। तो इसके लिए एक बात करी गई कि भाई ये काम करते हैं जी, तो इसके लिए एक बात करेगी कि भाई काम करके चलते हैं। क्या काम करते हैं भाई? एक काम करते हैं कि इसका एग्जाम रखते हैं, साल में 2 बार होंगे,
और पासिंग क्राइटेरिया जो होगा वही अपना 50% पे यहाँ पे लेके चलेंगे। तो असेंशियल डेटा सबमिट करके चलता है, एग्ज़ाम तो पास करना पड़ेगा। एग्ज़ाम कौन लेता है? नासिन, जो अपना ये ना नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं IRS ऑफिसर को पढ़ाने के लिए जाता हूँ, वहीं पर इनका एग्ज़ाम लिया जाता है, वही एग्ज़ाम लेके चलता है। बेसिक क्राइटेरिया क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि GSTP बनने के लिए क्या ज़रूरी है? इंडियन सिटीजन हो, दिमागदार हो, सॉल्वेंट हो, नॉन अपराधी ना हो, है ना, वैसा करके है। नॉन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर और मोर, मतलब सजा हुई हो जैसे 2 साल से या उससे ऊपर की, ऐसे व्यक्ति नहीं चलेगा। सॉल्वेंट चाहिए हमें, इंसॉल्वेंट नहीं चलेगा। क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएट चाहिए, ऊपर कितना भी हो, CA, CA, CWA, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम, या पुराना कोई TRP हो, जैसे सर्विस टैक्स के अंदर भी हुआ करते थे, सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की हम लोग बात किया करते थे। या ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स का हो, सर्विस टैक्स का हो, पोस्ट वर्स ग्रुप B और मोर पोस्ट का हो, और इस पोस्ट पर उसने कम से कम 2 बरस तक काम किया हो। ग्रुप B या ग्रुप A पोस्ट का, अब B का चलेगा तो A का तो ऑब्वियस बात चलेगा। ग्रुप B या ग्रुप A पोस्ट का व्यक्ति रहा हो और कम से कम 2 साल इस पोस्ट पे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी ये यहाँ पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है GSTP का। MCQ बेस्ड होता है। वंस पर्सन एनरोल्ड एज GSTP, सच पर्सन को ये पास करना पड़ेगा GSTP एग्जामिनेशन, 2 ईयर ऑफ एनरोलमेंट, 2 साल तक इसका एनरोलमेंट वैलिड रहता है। एग्जाम कंडक्ट करेगी नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम साल में 2 बार होंगे, और पहले हम बोलते थे कि भाई CA की तरह ही है, साल में 2 बार, अब नहीं कह सकते। एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन होगा वही नासिन की वेबसाइट पर जाकर होगा। पैटर्न MCQ बेस्ड है, रिजल्ट नासिन बताएगा। पासिंग क्राइटेरिया 50% है, और ये कुछ वो बातें कि एग्जाम में जो ध्यान रखनी होती हैं अपने, तो इस प्रकार से एग्जाम क्वालिफाई करता है। और इसका जो नामिक एनरोलमेंट नंबर इसको मिलता है, और इसका एनरोलमेंट नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, GST पोर्टल पर जाकर इसे ढूंढ सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर आकर अगले पॉइंट की, जो है QRMP स्कीम आपका। जी सर, इसमें क्या है मालिक? भाई QRMP स्कीम के अंदर मैंने आप बताया था कि जो टैक्स पेयर हैं परमानेंसी का कैरेक्टर रख के चलते हैं और रेगुलर स्कीम को ऑप्ट किया, तो रेगुलर स्कीम के 2 वर्जन हैं, एक नॉर्मल और एक QRMP है। तो ये उठ के कहाँ से आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आ रहे हैं यहाँ से कि भाई वो हाँ, जो रजिस्टर्ड हैं एज टैक्स पेयर हैं, उसके नीचे जो परमानेंसी का कैरेक्टर रखते हैं, उसके नीचे जिन्होंने रेगुलर स्कीम ले रखी है, और उसके नीचे ये QRMP आपकी निकल के आती है। मैं आपको एक बात छोटी सी बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या भला? भैया जी बात ऐसी है, यहां पे आके देखो, हमारी बात समझना। देखो यहां से आप शुरुआत करते हैं, ठीक है, और यहां पर आपके 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख पूरे होते हैं, राइट बेबी? हाँ, ये मैंने कट मारा, यहाँ पर आपके मान लीजिए 1.5 CR पूरे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ कट मारा, यहाँ आपके 5 CR पूरे हो जाते हैं, ठीक। और ये फिर आगे का जो एरिया है वो 5 CR से ऊपर वाला है। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको फेज़ दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन जोन है, यहाँ आपको GST भरना ही नहीं होता है। जो अगला फेज़ आप देख रहे हैं, आपको इसमें GST भरना होता है, आपको यहाँ भी GST भरना होता है, और आपको यहाँ भी GST का पेमेंट करना होता है, ठीक। यस सर। जहाँ तक सवाल है रेगुलर और कॉम्पोजिशन का, तो मैं रेगुलर और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 5 करोड़ से ऊपर, यहाँ मेरे पास रेगुलर ही रहेगी, यहाँ पर भी मेरे पास रेगुलर स्कीम ही रहेगी, यहाँ पर मेरे पास दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम ले लूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम ले लूँ, या फिर मैं यहाँ पर आकर रेगुलर स्कीम को ऑप्ट कर लूँ, ठीक। और पहले जहाँ GST देना ही नहीं है, तो वहाँ तो रेगुलर या कॉम्पोजिशन की बात होगी ही नहीं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब बहुत ही आसान सी स्कीम, जो 1% वाली अपनी स्कीम हुआ करती थी। ये जो QRMP है ना, QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, टैक्स रेट वही रहेंगे 18% वगैरह वगैरह के वही रहेंगे सब अपने जो नॉर्मल रेट ऑफ होते हैं। बस ये थोड़ा कंप्लायंस में ईज है कि पेमेंट तो मंथली ही होगा, नॉर्मली मंथली होता है, बस रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, आपकी बात खत्म। रिटर्न बस क्वार्टरली जाएगी, इतना सा यहाँ पर बेनिफिट है, रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, बस बेनिफिट इतना सा। बेनिफिट सिंगल है, बेनिफिट एक कि जो रिटर्न है वो आपकी मंथली ना जाकर क्वार्टरली है। अब आप देखना इस छोटे से बेनिफिट के लिए कितनी खिचड़ी और रायता फैला देते हैं यहाँ पर आकर ये, ठीक है। तो जो कॉम्पोजिशन वाला है, क्या वो यहाँ पर
QRMP में भी आ सकता है। देखिए यहां ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन रेगुलर के साथ साथ रेगुलर के अंदर क्या वो QRMP ले सकता है? ले तो सकता है पर शायद लेगा नहीं। ले तो सकता है क्योंकि यहां पे टैक्स रेट में कोई रियायत नहीं होती है, तो इस फेज के अंदर भी वो ले तो सकता है पर शायद लेगा नहीं। क्या यहां पर QRMP ले सकता है? क्वार्टरली रिटर्न की जरूरत उनको पड़ी जो बहुत ज़्यादा अपना खर्च नहीं कर सकते भाई रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह पर। क्या यहां पर QRMP ले सकता है? द आंसर इज नो। तो QRMP का स्कोप कहां से कहां तक निकल के आता है? शायद ये यहां से यहां तक निकल के आता है कि भाई जो व्यक्ति अपने थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है, रजिस्टर्ड है मतलब, और जिनका कारोबार लिमिटेड है 5 करोड़ तक, अप टू 5 करोड़, हाँ, जिनका टर्नओवर अप टू 5 CR का है, वो यहां पर कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं। अप टू को भी मैंने डिफाइन कर दिया कि शुरू में तो भाई साहब बात ही नहीं करेंगे हम लोग, अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो, है ना। बाकी 1.5 करोड़ तक आपके पास कॉम्पोजिशन होती है, तो 1.5 करोड़ में तो आप आई थिंक वो लेना चाहिए, आपको ले तो सकते हैं QRMP, बट लेना चाहिए कॉम्पोजिशन। तो प्रैक्टिकल जो मुझे समझ में आती है, कॉम्पोजिशन का जो दायरा बनता है वो 1.5 करोड़ से ऊपर, लेकिन 5 करोड़ तक वाले जो सेगमेंट है, मीडियोकर जो सेगमेंट है, इसमें QRMP सेट बैठता है। ठीक, तो वैसे करके हमारी बात आती है निकल के। तो यहाँ पे व्हाट इज QRMP? GSTR 3B जो है ये क्वार्टर बेस पे जाएगा, लेकिन पेमेंट आपका मंथली बेस पर ही किया जाएगा। हु इज एलिजिबल? कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल रहेंगे? भाई जो लिमिटेड हैं 5 करोड़ तक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिनका जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ तक सीमित था। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो लिमिटेड थे अप टू 5 CR, तो ऐसे व्यक्तियों को करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक वो 5 करोड़ को क्रॉस नहीं करते, जब तक 5 करोड़ के दायरे में है, तब तक वो QRMP में रहेंगे, उसके बाद QRMP में नहीं रहेंगे। जैसे मान के चलिए ये बंदा यहां पर ऐसी कुछ बात करके चल रहा है, ये यहां पर 1 करोड़ टर्नओवर था, फिर यहां पे 2 करोड़ हो गया क्यूमुलेटिवली, यहां 4 करोड़ था, 30 नवंबर तक इसका था 3 करोड़ और टोटल बना 4 करोड़। तो यानी कि इस क्वार्टर में इसका 6 करोड़ हो जाता है। मैं जानता हूं इसमें मुझे QRMP बेनिफिट मिल जाएगा, इसमें QRMP मिल जाएगा। जिस क्वार्टर में मैंने 5 करोड़ को पार किया है, क्या उस क्वार्टर में भी QRMP मिलना चाहिए कि नहीं? मन से शायद आवाज आ सकती है कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा बाबू। क्यों? इसलिए मिलेगा क्योंकि देखिए मैं यहां क्वार्टर 2 तक मैं QRMP में था, यहां भी QRMP में ही था, क्योंकि वो तो मुझे दिसंबर में जाके पता लगा कि मेरा टर्नओवर क्रॉस कर रहा है भाई साहब, है ना। तो मैंने इसकी रिटर्न फाइल नहीं करी होगी, इसकी नहीं करी होगी, इसकी नहीं, दिसंबर में आके मुझे बोला जाए कि नहीं भैया आपको पिछले अक्टूबर नवंबर की मंथली रिटर्न फाइल करनी है, तो गलत हो जाएगा मेरे लिए। तो जिस क्वार्टर में मैं 5 करोड़ को पार कर रहा हूं, उस क्वार्टर में भी मैं QRMP का हिस्सा बना रहूंगा, वैसे करके बोल देते हैं। हाँ, उसके बाद मुझे QRMP नहीं दी जाएगी, वैसे करके हम बोलते हैं कि भाई आपकी जिस समय आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो, उससे पिछली जो रिटर्न थी आपकी, जो भी ड्यू थी, कोई रिटर्न पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। नो पेंडिंग रिटर्न, बात ऐसी है, नो पेंडिंग रिटर्न एट ऑल, ये होता है, कोई रिटर्न आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ऑप्ट कर रहे हैं भाई साहब, यहां 1 जनवरी को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से पहले देखा जाए तो 20 दिसंबर की डेट आई होगी, और 20 दिसंबर की जो रिटर्न है वो नवंबर वाली 20 दिसंबर को ड्यू हुई होगी, तो इमीडिएट प्रीसीडिंग ड्यू डेट आपकी यही निकली है, ये वाली नवंबर की रिटर्न आपकी भरी हुई होनी चाहिए, यानी कि एज ऑन डेट स्टेटस होना चाहिए नो पेंडिंग रिटर्न। इस दिन स्टेटस ये होना चाहिए नो पेंडिंग रिटर्न, दैट्स इट। सर दिसंबर वाली की ड्यू डेट आगे आएगी अभी 20 जनवरी को, अभी 1 जनवरी को नहीं आई है, ठीक है जी। तो एक बात अपनी ये हो गई है, क्योंकि आप ऐसे नहीं होना चाहिए, रिटर्न आप टाइम से भरने वाले व्यक्ति होने चाहिए, रिटर्न डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। तो वैसे करके तो नवंबर वाली रिटर्न आपकी भरी हुई होनी चाहिए अगर 1 जनवरी से ले रहे हो तो हमें एक्सेस, इस ऑप्शन को हम कब ले सकते हैं? देखिए मान लीजिए मैं 1 अप्रैल से इस ऑप्शन को लेना चाहता हूं, तो आप इसकी मूछ बना दो। 1 अप्रैल को लेना चाहते हो ना, तो यहां से मूछ बनाते हैं, ये वाली मूछ बड़ी बनाना, ये वाली मूछ थोड़ी छोटी बनाएंगे, एक छोटी एक बड़ी मूछ बना दी इसकी। कैसे? 1 महीने आगे तक और 2 महीने पहले से ऑप्शन आपको अवेलेबल वेबसाइट पर हो जाता है। इफ यू विश टू अवेल द एग्जम्पशन फॉर अप्रैल मई जून, तो फिर आपको 1 फरवरी से लेकर यहां तक की विंडो आपको मिलती है। आप इस पीरियड के अंदर यानी 2+1 के अंदर आप यहां पर इस ऑप्शन को ले सकते हो। अगला आप बताएंगे, मान लीजिए मैं 1 जुलाई से लेना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? तो इसकी फिर मूछें बनाओ, ये वाली मूछ बड़ी होगी लेकिन ये मूछ छोटी होगी यहां पर आकर, ठीक है। तो यानी कि 1 मई से लेकर मैं 31 जुलाई तक इस ऑप्शन को ले सकता हूं। जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर के लिए बात कर सकते हैं। सर कैसे अवेल करते हैं? आप जाइए वेबसाइट पे जाके, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, इस टेबल की जरूरत नहीं है आपको।
उसके बाद हाउ टू मेक पेमेंट। यहां पर दो बड़ी समस्याएं आती हैं QRMP स्कीम के अंदर। पूछिए क्या आती हैं, हम बताते हैं आपको। समस्या ये आती है कि देखो ये आपका सप्लायर है और ये आपका होता है यहां पर रेसिपिएंट मालिक। तो एक प्रॉब्लम आती है आपको आउटपुट GST भरने में, ये यहां पर इश्यू निकल के आएगा। और एक प्रॉब्लम आएगी रेसिपिएंट को ITC क्लेम करने में, यहां दिक्कत आने वाली है। यहां पहले समझते हैं सप्लायर के एंड की जो दिक्कत है उसका क्या सीन है। देखिए आपको यहां पेमेंट तो हर महीने करके चलना है। ये आपका पहला महीना क्वार्टर का, जैसे मान लीजिए अप्रैल मई जून मान लेते हैं, तो जैसे सपोज करो ये आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। तो आपको पेमेंट, इसकी जो पेमेंट है वो यहां करनी है 25 तारीख को यहां करनी है, इसकी पेमेंट 25 को यहां करनी है और इसकी पेमेंट आपको 25 को यहां करनी होती है। ठीक, अच्छा ठीक है जी। तो बाबू मेरे बात समझ ये नहीं आ रही कि यार मेरे पास जो मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा, शायद यहां रिटर्न तो मेरी यहां फाइल होगी, रिटर्न जब मेरी इधर साइड में यहाँ पे आके फाइल होगी तो मेरे पास हिसाब तो यही बनेगा ना। अब मुझे ये नहीं पता कि यार मेरा इस महीने की लायबिलिटी कितनी बनती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पे मैं अपना हिसाब बनाऊंगा 3 महीने बाद जाके, तो यहाँ पर हम कैसे करके चलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया कि एक काम करो, आप ये बताओ कि आप पिछले पीरियड के अंदर आप मंथली पेमेंट करते थे कि क्वार्टरली पेमेंट करते थे। मैंने कहा भाई साहब पास्ट में मैं मंथली पेमेंट करता था। अच्छा ठीक है जी, अगर मंथली पेमेंट करते थे आप, तो जितना आपने पिछले महीने के अंदर कैश लेजर से पेमेंट किया है उतना पेमेंट आप हमें यहां पर कर दीजिए, उतना पेमेंट आप हमें यहां पे कर दीजिए 100%। जितना आपने यहां पर किया था, मान लो आपने यहां पर किया था लाइक आपने सपोज करो 6250 की पेमेंट की थी, तो 6250 अब मैं यहाँ दे दो, 6250 अब हमें यहाँ देना है ना, और बाकी बैलेंस आप हमें यहाँ देना। बैलेंस तो इसका आ जाएगा ना, बैलेंस मतलब क्योंकि यहाँ पर आपको 25 तारीख को देना है, ये आपकी जो रिटर्न है वो तय हो जाएगी यहाँ 22 तारीख या 24 तारीख को रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। हिसाब आपका 22 या 24 को निकल के आ जाएगा। तो 25 तारीख तक आपके पास इस क्वार्टर का एक्चुअल पेमेंट कितना बनना है वो आ जाएगा। तो जितना यहाँ दे चुके हो अच्छी बात है। मान लीजिए आपका बनता है ये 15,000 पूरा बनता है, तो 15,000 में 6 दूनी 12, 12,500 आप ऑलरेडी दे चुके हो, 12,500 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो आपको 2,500 और यहाँ पर बैलेंस के तौर पर पे करना पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए पीछे जो आपने सपोज करो कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह ले रखी थी और आपका जो पीछे पेमेंट हो रहा था भैया जी, या आपने मान लीजिए पीछे भी आपकी QRMP ही बनती थी, तो वहाँ पे आपने ले रखा था भैया जी, सपोज कीजिए क्वार्टरली पेमेंट ऑप्शन आपके पास में चल रहा था, तो पूरे क्वार्टर में मान लीजिए आपने ये भर दिया था 15,000 का आपने भरा था, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर मंथली भर के चलना है, तो एक क्वार्टर का 15,000 है, तो एक महीने का कितना होगा सर? इसका 1/3 कर देंगे सर 15,000 का 1/3 कर देंगे। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33.33% होता है। गवर्नमेंट ने कहा कि इसका 33.33% भरो, तो हमने कहा यार ये तो बड़ा ऑड सा है, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक करते हैं इसको 33.33 नहीं, इसको 35% कर देते हैं। 35% यहाँ, 35% यहाँ, और जो बैलेंस है आप यहाँ पर भर दीजिए, बिकॉज यहाँ तक लास्ट मंथ में इशू नहीं आएगा आपको इशू आएगा पहले 2 महीने के अंदर। लास्ट में तो आपके पास एक्चुअल डेटा होगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, वैसा वाली बात बोल दी जाती है। तो हमने कहा यार ये क्या तरीका, पिछला तो हमारा सीजन था, सीजन में हमारी अच्छी खासी पेमेंट्स वगैरह हुई थी, आप उनको बेस कैसे बना रहे हो? अब तो सीजन नहीं है। अरे भैया हमने आपको तरीका दे दिया, पिछली बार मंथली था तो मंथ के हिसाब से भर दो, क्वार्टरली था तो 35 और बैलेंस भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फिक्सिंग के हिसाब से आपको गलत हो रहा है, तो एक काम करो, आप एक्चुअल बेसिस पर अलग से कैलकुलेशन कर लो और जो आपकी लायबिलिटी बनती है उसको एक्चुअल में पे कर दो, बात खत्म, ऐसे के तैसे में जान दो। इसका सोल्यूशन ये दे दिया। मैं कह रहा हूं भाई साहब बस आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी थी, बाकी कुछ नहीं मिल रहा था आपको, उसके चक्कर में बिना बात का झमेला पाल लिया आपने। इधर यहां सुनो, इसको क्या प्रॉब्लम आएगी, आप नॉर्मली अपना GSTR 1 भी क्वार्टरली ही फाइल करेंगे ऑब्वियसली बात। जब 3 भी आपका क्वार्टरली जा रहा है तो GSTR जो 1 है उसे भी आप क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे डालेंगे। जो क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे डालेंगे तो भाई यहां पे आके आपको पहले 2 महीनों में दिक्कत आएगी इस बंदे को। यहां ITC नहीं मिलेगा, यहां ITC नहीं मिलेगा, यहां ITC नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज वो आपका 3 महीने बाद GSTR 1 डालेगा अपना, तो आपको 2B में ऑब्वियसली बात उसके बाद ही दिखाई देगा, तो आपको यहां ITC मिलने वाला नहीं है। तीसरे महीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो क्वार्टर को अपना मैनेज कर लेगा, लेकिन यहां आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसकी समस्या का समाधान क्या दिया कि काम करो, आप GSTR 1 भले ही क्वार्टरली फाइल करके चलो, लेकिन आप पहले और दूसरे महीने के लिए काम कर सकते हैं, आप IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा।
और ये बेसिकली हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपके रेसिपिएंट को आईटीसी अवेलेबल हो जाए, और इसे आप यूज करना सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए, क्योंकि B2B में ही आपका रेसिपिएंट चल जाएगा कि मुझे आईटीसी चाहिए, आईटीसी चाहिए। तो B2B जो ट्रांजेक्शन्स आपकी रही हैं उनके लिए आप IFF भर दीजिए, और जब क्वार्टर खत्म होने के बाद GSTR1 भरे तो ध्यान देना जो IAF में ऑलरेडी भर चुके हो उसे मत भरना। अरे यार क्या झंझट है। और हाँ, ये आपका IFF के अंदर मंथली 50 लाख से ऊपर का नहीं हो सकता। अबे क्या झंझट दे दिया बिना बात का यार, QRMP बकवास स्कीम। ठीक है जी, तो वैसे करके यहां पर बोल देते कि इसका सोल्यूशन निकाल दिया। IFF के जरिए सप्लायर आपको ये भर के देगा जो आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। वैसे करके बात कर सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। तो ये रहा जी आपका हाउ टू मेक पेमेंट। तो जो आउटपुट जीएसटी है सप्लायर का, उसके लिए इन्होंने सोल्यूशन क्या बना कर दिया है। कहते हैं कि देखो, अगर पिछला आपका वो क्वार्टर बनता तो 35% और बैलेंस ये दीजिए। ड्यू डेट वही अगले महीने की 25 तारीख होती है। अगर पिछला जो टर्म था वो मंथ का था तो 100%, ड्यू डेट अपनी वही 25 और 25 ही यहाँ पर रहकर चलती है। अगर मजा ना रहा हो तो एक्चुअल बेस पे कैलकुलेट करो, अस्थे से कराओ अपने जाके। ठीक, वैसे करके बोल देते हैं। आगे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आके रिटर्न जो फाइल करनी है आपको वो 24 तारीख है नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट के लिए। जो नॉर्थ वाला एरिया और जो ईस्ट वाला एरिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के लिए 24 तारीख है, और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 22 तारीख यहाँ पे रखवाई गई है। आप देख लीजिए आपके एरिया में कौन सी तारीख एप्लीकेबल हो रही है, आप खुद चेक कर लीजिएगा, है ना। इन केस, और कमेंट बॉक्स में बता देना, इन केस ऑफ अदर टैक्स पेयर तो वो अपनी बाकी जो QRMP में नहीं है, जो अदर देन QRMP है, उन सब के लिए 20 तारीख की अपनी चलती है। और जो GSTR1 है वो नॉर्मली अगले महीने की 11 तारीख होती है, बट QRMP के अंदर उसे 13 यहाँ पे रखा गया है। वैसे करके बोल देते हैं। सर वो जो ITC की प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप IFF दीजिए, B2B ट्रांजैक्शंस का दीजिए, बस पहले 2 महीने का दीजिए क्योंकि 2 महीने में दिक्कत आने वाली है। और फिर जब GSTR1 फाइल करें तो जो ऑलरेडी IFF में बता चुके हो उनको मत देना। और IFF आपका 1 महीने का 50 लाख से ऊपर का नहीं हो सकता। हे भगवान, बाल नोचने को मन करता है मेरा, क्या स्कीम बना कर दी है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कब लगेगा, जब जितना मांगा, जब जितना मांगा उतना दे दिया, ब्याज की कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन जब जितना मांगा उतना नहीं दिया, तो जितना नहीं दिया, जितने समय के लिए नहीं दिया, उस पर आपको यहां ब्याज का पेमेंट करना पड़ जाएगा। वैसे करके बोल दिया जाता है मालिक। ये आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होगी, पढ़ने की यहां से आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। और ये आपके यहां पर दे रही हैं सेक्शंस के अंदर बातें कर रखी हैं, जो मैंने आपको वहां से पढ़ाया, सारी बात आपकी यहां लिखी हुई है। इस बार एक नई चीज आई है, मैंने सेक्शंस के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है नोट करके। आपके जितने भी फॉर्म हैं, चाहे वो GSTR1 है, 3B है, एटसेट्रा, जितने भी आपके रिटर्न फाइलिंग के वगैरह के फॉर्म हैं, इनका एक लास्ट डेट रख दी है, लास्ट टू लास्ट डेट रख दी है, डेड एंड बना दिया है। क्या बना दिया है इनका, एक डेड एंड बना दिया कि इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्या, जो भी आपके फॉर्म की ड्यू डेट है, ड्यू डेट के 3 साल तक, हम बोलते हैं ना कि भाई अमेंड कर देंगे, दोबारा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं, आप लेट फाइलिंग कर, आप 3 साल तक दे सकते हो, ड्यू डेट के 3 साल तक। 3 साल के बाद 3 साल पर डेड एंड है, इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये अमेंडमेंट आपकी लगभग हर जगह आई है। सेक्शन 37 के अंदर GSTR1 है, यहां बोलते हैं रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश GSTR1 फॉर ए टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सैड डिटेल्स। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट, गवर्नमेंट अपने चहेतों के लिए बढ़ा सकती है, 3 साल के पीरियड को बढ़ा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे ही फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 39 के अंदर भी आप देखने को मिलेंगे यहाँ पे आके कि जो रिटर्न होती है आपकी वो 3 जो वर्डिंग्स जो की त्यों हैं, जो 3B है वो ड्यू डेट के शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट के 3 साल तक चहेतों के लिए एक्सटेंशन पॉसिबल है। आप देखेंगे हर सेक्शन के अंदर ये बात लिखी गई है। लास्ट ड्यू डेट के एनुअल रिटर्न है, उसके ड्यू डेट के आप 3 साल तक मैक्स टू मैक्स दे सकते हो, डेड एंड ये है, चहेतों के लिए लिमिट बढ़ सकती है। वैसे करके बोल दिया जाता है मालिक। ठीक है जी, और अब आता है आपका यहाँ पर रूल नंबर 59 करके आता है। ये रूल नंबर 59 इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कोविड में एक एग्जाम्पल देके समझाया जाता था, क्या भला एग्जाम्पल कुछ ऐसे चलता था, बताता हूं मैं आपको कि भाई जैसे माचिस की तीलियां रखी जाती थी, ऐसे करके ये माचिस की तीलियां यहाँ पे रखी हुई हैं,
और उनमें आग लगाई जाती थी। ये थी ना माचिस की तीलियां, ऐसे 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 ऐसे। तो एक में आग लगी है तो ऐसे ऐसे करके ये आग आगे तक फैलती चली जाती थी। अगर आप यहाँ से बीच में से किसी को ब्रेक कर देते हैं, हटा देते हैं, चेन को ब्रेक कर देते हैं, तो फिर आग फैलने से रुक जाएगी। वहां तो ये फायदे का सौदा था, लेकिन इन जीएसटी के अंदर ये सौदा अपना नुकसान का हो जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे एक सीरीज चलती है R1, उसके बाद 3B, R1 3B, यू लव मी नॉट, R1 3B, यू लव मी नॉट, R1 3B, R1 3B, ये चलती है। ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सीरीज चलती रहती है। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर अगर आपने किसी एक को मिस कर दिया, ये R1 आपने नहीं दिया, चेन ब्रेक हो गई, अब यहां से आगे आप नहीं जा सकते हैं, ना आप 3B भरेंगे, ना अगला R1, ये वो कुछ नहीं, सब खत्म। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए आपने यहां पर आकर कोई सा भी ये 3B आपने फाइल नहीं किया, चेन रुक गई, चेन टूट गई, आगे कुछ भी नहीं हो सकता, ना ये ना ये ना ये, चेन रुक गई, यहां से अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आपके R1 नहीं भरे जा रहे हैं या 3B आपके नहीं भरे जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी समस्या है। आपकी जो RC है वो कैंसिल हो जाती है, उसके बाद भी धंधा करते हो, गाड़ी वाड़ी सीज हो जाती हैं, आपको ई वे बिल बनाने से रोक दिया जाता है। मतलब ये मान के चलो बुरे दिन शुरू हो गए अगर ये चेन टूट गई तो। इसलिए कुछ भी हो जाए ये चेन नहीं टूटनी चाहिए। एक आध दिन डिले हो जाए चलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कोई किसी प्रकार की अड़चन या प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं आनी चाहिए। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भैया जी, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं जरा। 59 के अंदर जो काम की बात है उस पर मैं आपको लेके आता हूँ। वो कह रहा है कि ये तो इनवॉइस वाइज डिटेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि डिटेल कैसे देनी होती है। इसमें जो मुद्दे की बात है, जो असल बात है वो ये वाली है यहाँ पर आकर, रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग जीएसटी R1। वो कह रहा है कि अगर आपने 3B फाइल नहीं किया पिछले महीने का, हम आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। ये तो पता है 3B फाइल नहीं होगा तो अगला R1 फाइल नहीं होगा, वो फाइल नहीं होगा तो फिर अगला 3B चेन वहीं पर बाधित हो जाएगी, एस्टेस हो जाएगी वहीं पर। अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश QRMP के अंदर है और वो 3B अपना फाइल नहीं कर रहा है, हम आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे अगले वाला जो आ रहा होगा। अगर 88C के अंदर जो आपकी कुछ डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, है ना, तो उनके अंदर अगर आप उनको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, हम आपको GST R1, ये ऐसे मानो टेटुआ पकड़ लिया, ये GST R1 ना होगा व्यक्ति का, ये टेटुआ समझते हो, गर्दन जो होती है, गर्दन को भींच दिया ऐसे करके कि अब बेटा तेरी ऐसी की तैसी। अगर आपने सेक्शन को फॉलो नहीं, इस रूल को फॉलो नहीं किया तो ऐसे 88D करके है, ये कंपैरिजंस की बात करते हैं कि भाई आपका इनपुट आउटपुट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो भी हम आपको GST R1 फाइल नहीं कर देंगे, आपका टेटुआ दबा देंगे। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो अपना जो बैंक डिटेल्स उसे देनी होती है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया था मैंने आपको, रूल नंबर 10A के अंदर उससे कुछ एक अपनी बैंक डिटेल्स देनी होती है 30 डेज के भीतर, तो अगर वो नहीं देता है तो भी हम आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। और जहां तक सवाल है, ये कुछ नहीं है, और जहां तक सवाल है आपके इसका कि भाई डिटेल्स आपको कैसे भरनी होती है, तो उसके बारे में हम आपको बता दें। इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए B2B जो सप्लाई हैं, देखो B2B जो सप्लाई हैं तो आपको 1-to-1 पंच करने पड़ेंगे इनवॉइस वहां पे जाके, ताकि सामने वाले रेसिपिएंट को ITC मिल जाए। दूसरा B2C सप्लाई है लेकिन बड़ा अमाउंट है और इंटरस्टेट है, बड़ा अमाउंट मतलब 2.5 लाख से ऊपर का है और इंटरस्टेट है, तो भी आपको सिंगल इनवॉइस ही देने पड़ते हैं GST R1 फाइल करते समय। अदरवाइज केस के अंदर आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, वैसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है। B2B में सिंगल इनवॉइस आपको डालने हैं, और B2C है, इंटरस्टेट है और 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है, वो भी सिंगल डालने हैं। और इसी तरह से इनके जो बच्चे हैं डेबिट क्रेडिट नोट, इसी तरह से उनको भी बिहेव यहां पर करवाया जाएगा। बाकी बातें इसमें ऐसे करके हैं। तो मालिक यहां पर आकर हमारा ये शानदार सा चैप्टर रिटर्न फाइलिंग का कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। डट के पढ़ाई करते रहो, डट के, यही समय है, चंद दिन की बात है, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कमर कस लो, कुछ और मत देखो, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस घोड़े की तरह, घोड़े की साइड में बंधे होते हैं ना ऐसे करके, घोड़े की तरह आपको बस अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। राधे राधे, हर हर महादेव। चलो जी।